जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 25 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है उत्तर प्रदेश पीएससी का। 0 से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बैच को तुरंत ज्वाइन करें। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज है जिनको फॉलो कीजिए। और यहां पर आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूरी अपडेट्स मिलेगी और हमारे लेक्चर से रिलेटेड कंप्लीट अपडेट्स जो है वो आपको दी जाएंगी। और आज कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत काम के टॉपिक्स है। ध्यान से सुनिएगा और पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। जो जो चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूं वो पूरी चीजें जो है वो आपको नोट डाउन करनी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है एजुकेशन में पैट्रियोटिज्म का, देशभक्ति का, शिक्षा में देशभक्ति का एक टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा जुडिशियल अपॉइंटमेंट में डिले है। आप देख रहे हैं कि जजेस के अपॉइंटमेंट जो है वो काफी लेट हो रहे हैं। यस। तीसरा हम लोग को देखने को मिल रहा है दिल्ली के असेंबली इलेक्शन और गवर्नेंस स्ट्रक्चर की जो है वो बात हो रही है। राइट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन ये पीएम आशा स्कीम का एक टॉपिक है। हिजबुल्लाह डिवाइस एक्सप्लोजन हम लोग को लेबनान में देखने को मिला है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट आया है। तो सभी के सभी टॉपिक आज जोरदार है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान सुनना, मजा आने वाला है। अब एजुकेशन में पैट्रियोटिज्म, शिक्षा में देशभक्ति का काफी अच्छा आर्टिकल है। एक पोएम है जिसका टाइटल है नेशनल वॉर मेमोरियल और एक चैप्टर है जिसका टाइटल है वीर अब्दुल हमीद। तो ये ऐड किया गया है क्लास 6 की एनसीईआरटी करिकुलम में। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 से इंस्पायर्ड होकर ये ऐड की गई है। यानी कि अब हमारी एनसीईआरटी को अपग्रेड किया जा रहा है। उसमें और भी काफी सारे चैप्टर्स, काफी सारे टॉपिक्स जो है वो ऐड किए जा रहे हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चों को सिखाएं देशभक्ति के बारे में। ये एडिशन जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कोलैबोरेशन के थ्रू हम लोग को देखने को मिला है। बच्चों के बीच में पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना, नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय गौरव की भावना, सैक्रिफाइस पर के लिए रिस्पेक्ट यानी कि जिन लोगों ने बलिदान दिया उनके प्रति सम्मान की भावना, तो ये सब बच्चों के बीच में जो है वो लाना है, सिखाना है। नेशनल वॉर मेमोरियल, इसका उद्घाटन हुआ था 2019 में। ये सिंबलाइज करता है, बताता है किस चीज का प्रतीक है, डेडिकेशन और सैक्रिफाइस का, हमारे सोल्जर्स के, उनके समर्पण और बलिदान का ये प्रतीक है। जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यस। तो ये सब चीजें बच्चों को सिखाई जा रही है और इसी को लेकर ये आर्टिकल हम लोग को देखने को मिला है। जैसे एनसीईआरटी करिकुलम के अंदर चेंजेस लाए गए। एक चैप्टर हम लोग को वीर अब्दुल हमीद जी के नाम पर देखने को मिल रहा है। ये चैप्टर जो है बताया जा रहा है कि कंपनी कार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, जिन्होंने इंडियन आर्मी के 4th ग्रेनेडियर बटालियन में जो है वो सर्व किया था, इन्होंने सेक्रीफाइस किया। एक युद्ध हुआ था, बैटल हुआ था असल उत्तर, बैटल ऑफ असल उत्तर। ये चीज ध्यान में रखना, असल उत्तर की लड़ाई इंडिया पाकिस्तान वॉर में 1965 में हम लोग को देखने को मिली। अब्दुल हमीद जी की जो ब्रेवरी जो थी, उनकी जो बहादुरी थी, जो कि रियल लाइफ एग्जांपल बताते हैं ड्यूटी का और पैट्रियोटिज्म का, इनकी पूरी स्टोरी के बारे में बताया हुआ है। ये जो लड़ाई जो हुई थी, ये पंजाब में एक खेमकरण करके एक क्षेत्र है, वहां पर हुई थी, जहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो है वो लॉन्च किए थे बहुत ही सुपीरियर पैटर्न टैंक्स का उपयोग किया था पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा। अब्दुल हमीद जो थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे एनिमी के टैंक्स। किससे? रेकोलिस गन से। और 10 सितंबर 1965 को, यानी कि हम लोगों ने अपने गन से टैंक्स को जो है वो बर्बाद कर दिया। सोचिए आप। फिर बाद में एक गोली ने जो है उनको वीर गति को जो है वो प्राप्त किया, यानी कि उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। फिर
एक गोली लग गई थी उनको। इनकी जो वीरता है इसके लिए उन्हें पोस्टमसली जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया परम वीर चक्र से। और आज की डेट में जहां पर उनकी डेथ हुई थी, जहां पर वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, वहीं पर ही एक स्मारक हम लोग को देखने को मिलता है, वॉर मेमोरियल, युद्ध स्मारक। फिर नेशनल वॉर मेमोरियल पर एक पोएम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, जिन्होंने देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी खुशी खुशी, तो उन चीज के मोटिवेशन के लिए पोएम जो है वो ऐड की गई है। नेशनल प्राइड को प्रमोट करती है, राष्ट्रीय गौरव को प्रोत्साहन जो है वो मिलता है। समझ रहे हो आप? तो ये सब चीजें जब बच्चे सीखेंगे तो बच्चों के अंदर बचपन से ही देश को लेकर गर्व, रिस्पेक्ट, सोल्जर्स को लेकर ये सब चीजें डेवलप होंगी। और नेशनल वॉर मेमोरियल जो है इसका उद्घाटन इंडिया गेट में किया गया था न्यू दिल्ली में 2019 में। और ये एक ट्राइब्यूट है उन सभी सोल्जर्स के लिए, श्रद्धांजलि है सभी सोल्जर्स के लिए जिन्होंने अपनी जान दी। यूनाइटेड नेशन मिशंस में, वॉर्स में, डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑपरेशन में इंडिपेंडेंस के बाद से जितने भी सोल्जर्स गए और वीर गति को प्राप्त हुए, तो उनको सम्मानित करते हुए ये मेमोरियल हम लोग को देखने को मिल रहा है। सेक्रीफाइस, पैट्रियोटिज्म, बिलोंगिंगनेस एंड सिटीजन, ये सब आइडियल जो है वो आज की डेट में स्कूल की किताबों में शामिल किए गए हैं जो कि बच्चा सीखे। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और 2023 के बारे में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। तो ये दोनों ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव यही कि एजुकेशन सिस्टम को और बेटर बनाना, कि सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस जरूरी नहीं है, एथिकल और मॉरल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। नैतिक विकास जरूरी है ना, एथिकल वैल्यू जरूरी है कि नहीं? कई बार आपने देखा होगा लोग पढ़ तो अच्छे लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि पढ़ा लिखा बदतमीज। बात वही है, इंसान पढ़ा लिखा है, पैसे अच्छे कमा रहा है, बट किसी रेस्टोरेंट में गया और वेटर से बात करने की उसको तमीज नहीं है, तो क्या सीखा आपने? कुछ नहीं। पैट्रियोटिज्म, डिवोशन टू ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, ये सब आज की डेट में बच्चों में शामिल किया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो मेंशन था उसके तहत। अभी हमने ये नेशनल वॉर मेमोरियल और वीर अब्दुल हमीद जी की स्टोरी जो इसके अंदर शामिल करी है, तो उससे बच्चे सीखेंगे। ठीक है, बस यही चीज थी गाइस इस टॉपिक के अंदर, बाकी और कुछ नहीं था। ये रोल जो है नेशनल वॉर मेमोरियल का यही है कि फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करना, एजुकेट करना, बताना सेक्रीफाइस के महत्व के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने एक्टिव रोल जो है वो प्ले किया है ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी वैल्यूज जो है वो नेशनल वॉर मेमोरियल के माध्यम से जो है वो हमारी कंट्री में सभी लोगों तक पहुंचे। ब्रांडिंग की जा रही है एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट के तौर पर। एक्शन प्लान के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि नेशनल वॉर मेमोरियल का स्टेटस जो है ये आइकॉनिक मूवमेंट के तौर पर होना चाहिए, प्रतिष्ठित स्मारक के तौर पर होना चाहिए, मॉन्यूमेंट, आइकॉनिक मॉन्यूमेंट। ठीक है, तो ये था ओवरऑल टॉपिक, काफी अच्छा टॉपिक था। ये दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा, नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में और अब्दुल हमीद जी की स्टोरी के बारे में। डिले इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, आप जान ही रहे हो यार, आज की डेट में जजेस जो है उनका अपॉइंटमेंट जो है हो नहीं रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और करते आ रही है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए इंडिया के अंदर। बट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जो है इन सब अपॉइंटमेंट को लेकर ये काफी डिले कर रहा है और इसी को लेकर चिंता जो है वो व्यक्त की जा रही है। रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट ने एक कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो फाइल करी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंटेम्प्ट पिटीशन, जैसे होता है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवमानना याचिका जिसको हम लोग कहते हैं। तो याद रखना, झारखंड मतलब समझना, झारखंड सरकार ने एक पिटीशन फाइल करी है, कंटेम्प्ट पिटीशन, किसके अगेंस्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये कहते हुए कि भैया जो नए चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, उनके अपॉइंटमेंट के लिए आप डिले करवा रहे हो और रिकमेंड किया हुआ है कॉलेजियम ने, उसके बावजूद आप डिले करवा रहे हो। और पिटीशन जो है वो प्रेजेंट किया गया था एक हियरिंग के दौरान पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, जिसमें यह कहा गया कि भाई फिक्स टाइम लिमिट तो होनी चाहिए ना गवर्नमेंट के पास नोटिफाई करने के लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, बट सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। इशू जो है कंटेम्प्ट पिटीशन के क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है?
ध्यान समझना, कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया गया झारखंड सरकार के द्वारा, यह चिंता व्यक्त करते हुए कि भाई जुडिशियल अपॉइंटमेंट में डिले हो रहा है और इसका इंपैक्ट बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हम लोग को देखने को मिलेगा, न्याय प्रशासन में देखने को मिलेगा। दो प्रकार के कंटेम्प्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट हम लोग को देखने को मिलता है। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब यह होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे करे या फिर लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना करे। फॉर एग्जांपल, कोर्ट ने अगर किसी के ऊपर कोई जुर्माना किया है, इंपोज किया है, अब वो भर नहीं रहा, या कोर्ट ने उसको पेश होने के लिए ऑर्डर दिया है बट वो पेश नहीं हो रहा, समन जारी किया है बट वो आ नहीं रहा, तो ये हो गया सिविल कंटेम्प्ट, मतलब आप कोर्ट की जो है वो तौहीन कर रहे हो। दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आपने कोई एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे कि कोर्ट की डिग्निटी जो है वो आप उसको हानि पहुंचा रहे हो, क्षति पहुंचा रहे हो, अनादर कर रहे हो कोर्ट का, कोर्ट की कार्रवाई में जो है वो बाधा डाल रहे हैं। तो ऐसी जब चीजें होती है तो वो क्रिमिनल कंटेंट की कैटेगरी में आती है। तो दो प्रकार के कंटेम्प्ट होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब झारखंड सरकार की जो पिटीशन हम लोग को देखने को मिल रही है, ये चीफ जस्टिस के डिले की बात कर रही है, जिसके कारण जुडिशियल एफिशिएंसी जो है वो अफेक्ट हो रही है बुरी तरह से, और इसके कारण से प्रशासनिक चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब कुल मिलाकर झारखंड सरकार ने क्लियरली सीधे सीधे बोल दिया कि भाई जब कोलिजियम ने रिकमेंड किया है कि नए मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है अपॉइंट किया जाए, तो गवर्नमेंट क्यों अपॉइंटमेंट लेटर प्रस्तुत नहीं कर रही है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर प्रस्तुत नहीं कर रही है? मतलब कुल मिलाकर तो आप तो कोर्ट की तौहीन कर रहे हो, कोर्ट के ऑर्डर्स का जो है वो पालन नहीं कर रहे हो, तो आप कंटेम्प्ट कर रहे हो, तौहीन कर रहे हो। तो रोल जो है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम का क्या है, तो आपको ऑलरेडी पता है। सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम हमें देखने को मिलता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए और ट्रांसफर के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? किस क्या इंश्योर करने के लिए कि जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट रहे एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से। 11 जुलाई को कोलिजियम ने रिकमेंड किया था कि ट्रांसफर किया जाए जज को झारखंड हाई कोर्ट के अंदर और उनको चीफ जस्टिस का रोल जो है वो सौंपा जाए। बट 17 सितंबर तक कोलिजियन ने यह पाया कि उनके पहले जो रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए थे वो आज तक पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, जिसमें उन्होंने कुछ चेंजेस करने की बात करी थी लिस्ट में। रिकंसिडरेशन करने के बावजूद भी जो है 3 नए चेंजेस हम लोग को देखने को मिले जो प्रपोज किए गए थे नेम गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट उसको डिले कर रही है अपॉइंटमेंट को। नेक्स्ट, कोलिजियन जो है वो रिपीटेडली मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफिकेशन करता जा रहा है अपनी लिस्ट के अंदर। इसका मानना यही है कि कोलिजियम हमेशा अपनी तरफ से पूरी श्योरिटी दे रहा है कि जजेस जो है वो जल्दी जल्दी अपॉइंट हो, बट गवर्नमेंट उनको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो प्रोवाइड नहीं करा रही है, उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स पे जो है वो डिले कर रही है। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसने ये बोला है कि भाई एक फिक्स टाइमलाइन जो है वो होनी चाहिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि अगर कोलिजियम ने रिकमेंडेशन दिया तो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर वो अपॉइंटमेंट जो है वो करे। यस, तो ये डिले जो हो रहा है अपॉइंटमेंट्स का हायर जुडिशियल पोजीशन जैसे कि चीफ जस्टिस जैसी पोजीशन में, तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियरली ये चीज बता रहे हैं कि भाई जुडिशरी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी, वो अभी भी गवर्नमेंट के जो लीगल प्रोसीजर्स है उसमें बंधी हुई है। और रेगुलरली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जिससे कि स्टेट जुडिशरी सही तरीके से फंक्शन कर सके। यस, और अगर इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है वो खाली रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि न्याय भी जो है वो में देरी होगी, राइट? इम्पैक्ट यही है कि अगर अपॉइंटमेंट्स नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो होगा जुडिशियल सिस्टम वो गड़बड़ाएगा। ठीक है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी जो है वो जुडिशरी से जो है वो कम होगा। कोलिजियम सिस्टम जो है वो डिजाइन किया गया था जुडिशियल ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, बट वो अभी भी गवर्नमेंट के अप्रूवल और नोटिफिकेशन के ऊपर जो है वो रहती है डिपेंडेंट। ये डिले जो है वो एक प्रकार से क्लियरली है कि भाई लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा, जज नहीं होगा तो न्याय कैसे मिल पाएगा? तो ये भी इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसलिए हम लोग को कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो है वो स्लो डाउन जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, कोर्ट सही तरीके से फुल कैपेसिटी में ऑपरेट नहीं कर पाती है, तो इसका दोषी जो है वो गवर्नमेंट को बताया गया है। सोल्यूशन यही है कि भाई फिक्स टाइम फ्रेम, टाइम लिमिट होनी चाहिए कि भाई अगर रिकमेंडेशन आ गया है तो अपॉइंटमेंट एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के दौरान हो जाना चाहिए, उसमें अगर डिले होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये दिक्कतें तो आनी है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब दिल्ली असेंबली इलेक्शंस की बात हो रही है, तो अभी हम लोग को देखने को मिला कि दिल्ली के अंदर जो है वो जल्दी चुनाव कराने की बात जो है वो की जा रही है चीफ मिनिस्टर के द्वारा,
और इसमें यही है कि जैसे कि महाराष्ट्र का इलेक्शन अभी होने वाला है, तो उसी समय पर दिल्ली का भी इलेक्शन हो जाए। और करंट टर्म जो दिल्ली असेंबली का हम लोग को देखने को मिल रहा है वो 23 फरवरी 2025 को जो है वो एक्सपायर होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टास्क होता है इलेक्शंस कंडक्ट करना, अब आप लोग जानते ही हैं। यस। और इसके अलावा अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग बात करेंगे, संवैधानिक संरचना के बारे में बात करेंगे जो चुनाव से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान में रखना है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के तहत हम लोग को देखने को मिलता है चुनाव आयोग। यस। इलेक्शन कमीशन किस किस के चुनाव कंडक्ट करवाती है, तो इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, सबसे पहली चीज तो इंडिया के अंदर लोकसभा और जो स्टेट असेंबली है, राइट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराने का जिम्मा जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा की जगह मैं पार्लियामेंट बोल दूं तो भी सही रहेगा कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, विधानसभा। तो इनके बेसिकली इलेक्शंस कंडक्ट करने की जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। और ना ही सिर्फ ये इलेक्शन कंडक्ट करती है, पूरी देखरेख करती है A to Z। और प्रोसेस जो है वो डिजाइन की गई है इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शन जो है वो असेंबली के 5 साल टर्म खत्म होने से पहले ही जो है वो कंडक्ट हो जाए, कि जिससे कि पूरी चीजें जो है वो स्मूथली चलती रहे, यानी कि अराजकता ना हो, किसी प्रकार की एनार्की ना हो, पावर में कोई ना कोई हम लोग को जो है वो हमेशा बरकरार देखने को मिलता रहे। तो जब भी जो टेन्योर खत्म होने वाला होता है उससे पहले ही इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट हो जाते हैं। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसका सेक्शन 15 क्लॉज 2 जो है वो क्या कहता है, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, इसका कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने से कम समय पहले चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती। यानी कि 6 महीने से कम समय पहले जो है वो आप नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं कर सकते, अनलेस असेंबली डिसॉल्व ना हो गई हो। तो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो आप जरूर कर सकते हो, बट 6 महीने से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। और ये इंश्योर करता है कि स्ट्रिक्ट तरीके से जो है वो एक टाइमलाइन चले, इलेक्टोरल टाइमलाइन चले, और प्रॉपर समय जो है वो मिल सके इलेक्शंस प्रिपेयर करने के लिए और कंडक्ट करने के लिए इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से। अब सुनो, असेंबली जब डिसॉल्व होती है तो वो आर्टिकल 174 क्लॉज 2 बी के तहत हम लोग को देखने को मिलती है। इस समय गवर्नर जो होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको डिसॉल्व करने की। जैसे कि प्रेसिडेंट के पास पावर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है पार्लियामेंट के अंदर, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो गवर्नर के पास पावर होती है लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की, राइट। और कब ये लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं, उन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर ये चीज होती है। सेम वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर डिसोल्यूशन करते हैं प्रेसिडेंट। ये उस केस में होता है जब हम लोग को नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीजें जो है वो हाउस में पास हो जाती हैं और फिर नई सरकार बनने की घोषणा होती है। तो अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी, ये चीज भी मेंशन्ड है। तो कम से कम 6 महीने के समय पर इलेक्शंस कंडक्ट हो जानी चाहिए, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब दिल्ली गवर्नेंस मॉडल के अंदर कुछ स्पेशल केस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट 1991 का सेक्शन 6 क्लॉज 2 बी के अंदर बताया गया कि दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो है वो किसके पास रहेगा, केंद्र के पास रहेगा कि एक अलग गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाना है कि नहीं बनाना है। मतलब अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है दिल्ली के अंदर एनसीटी में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, अगर वहां पर असेंबली डिसॉल्व हो गई पहले ही, तो केंद्र डिसाइड करेगी कि नई सरकार बनाना है अभी कि रिमेनिंग टेन्योर के लिए केंद्र ही फिर शासन करे। ये चीज है इसके अंदर, पता है आपको। अब दिल्ली के अंदर ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम जो है वो चलता है आर्टिकल 239 ए के तहत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ये पॉलिटी के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है और ये बिल्कुल जीरो से आप पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है। इसलिए हमारा जो जनरल स्टडीज के बैच है जिसमें हम पॉलिटी कवर कराते हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जाती है। तो दिल्ली की बात करें हम लोग तो दिल्ली जो है वो जैसे यूनियन टेरिटरी है, उसका एक यूनिक गवर्नेंस मॉडल है जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हम लोग को पावर जो है वो देखने को मिलती है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड से रिलेटेड, याद रखना। और दूसरे मैटर्स पे स्टेट असेंबली जो है वो अपना पावर जो है वो एंजॉय करती है। याद रखना, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इन 3 मैटर्स पर पावर है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बाउंडेड होते हैं कि उनको काम करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, रिकमेंडेशन पर, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन पर। तो ये इनके पास जो है वो एक पावर होती है, या तो प्रेसिडेंट बोल रहे हैं तो उनके आधार पर काम करेंगे, या फिर
ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली के बोलते हैं, तो उनके आधार पर ये काम करते हैं। बट ऑब्वियसली बात है, चलेगी तो प्रेसिडेंट की, चलेगी तो सेंटर की। इसी को लेकर हमेशा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्लैश होता है, स्पेशली दिल्ली के अंदर, इसी ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ध्यान में रखती है इलेक्शन शेड्यूल्स बनाते समय? तो पहली चीज तो एंड डेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंश्योर करती है कि नई सरकार, नई असेंबली जो है वो उस समय बन जाए जब पुरानी असेंबली जो है वो चली रही हो, तभी डिसाइड हो जाए कि हाँ अब ये आने वाले समय में इनकी सरकार आएगी, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, जिससे कि वो पूरा एक टाइम के रहते ही बिना अराजकता लाए या बिना एनार्की लाए एक नई सरकार जो है वो आ सके, चुनाव हो सके। फिर काफी सारे जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, जैसे इलेक्शंस के टाइम को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर देखा जाता है कि वेदर कंडीशन कैसी है। भाई वेदर सही रहेगा तभी तो लोग बाहर आकर वोट डाल सकेंगे, है कि नहीं? सिक्योरिटी फोर्स अवेलेबल है कि नहीं मैनेजमेंट करने के लिए, राइट? इलेक्शन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि नहीं, ये पूरी चीज भी ध्यान में रखी जाती है प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अलग अलग राज्य में जो है वो जाती है, विजिट करती है, देखने के लिए कि वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसा है, राइट? पुलिस जो है वो प्रॉपर प्रिपेयर्ड है कि नहीं वहां की, तो वो सब चीजें भी देखा जाता है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बार हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि अगर पॉसिबल जहां जहां पर है तो सेम स्टेट्स के इलेक्शन को क्लब कर सकती है, यानी कि एक ही दिन में अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस भी हो सकता है, बट वो डिसीजन कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन। अब जो अभी डेवलपमेंट हम लोग को दिल्ली में देखने को मिला, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज की डेट में प्रायोरिटी दे रही है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शंस को, राइट? जिनका शेड्यूल हम लोग को सितंबर अक्टूबर 2024 का देखने को मिल रहा है। और इलेक्टोरल रोल्स का जो समरी रिवीजन है, राइट, वो टिपिकली जो है वो जो महीने बचे होते हैं उस दौरान जो है वो रेडी हो जाता है। और दिल्ली के अंदर ये जो है इसकी एलिजिबिलिटी डेट जो है वो जनवरी 2025 की है, और इसको पब्लिश कर दिया जाएगा 6 जनवरी 2025 को, क्योंकि फरवरी तक का दिल्ली के अंदर टेन्योर है, फरवरी 2025 तक का करंट सरकार का, तो उससे पहले ही ये पूरी चीज कंप्लीट कर देंगे। तो ये था जिसके बहुत सारे फैक्ट्स थे जो थोड़ा सा आपको जानना जरूरी था इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान स्कीम। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान स्कीम, यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को कंटिन्यू रखने का अप्रूवल दे दिया है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यह इंश्योर करना कि किसानों को जो है वो सही कीमत मिल सके उनके प्रोड्यूस की, जो भी वो उगाते हैं उसका सही प्राइस उनको मिले, पहला पॉइंट। दूसरा, इतना प्राइस भी नहीं बढ़ाना है जिससे कि कंज्यूमर जो है उनके लिए डिफिकल्टी हो जाए, तो बैलेंस क्रिएट करना है उपभोक्ताओं के लिए भी और किसान के लिए भी। ये इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें उछाल गिराव हमेशा देखने को मिलता रहता है, राइट? प्रोड्यूसर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी, दोनों के लिए दिक्कत आ जाती है कई बार। अगर कीमत बहुत ही कम है तो कंज्यूमर को तो फायदा हो रहा है, बट यहाँ पर प्रोड्यूसर को नहीं हो रहा, कीमत बहुत ही ज्यादा है तो प्रोड्यूसर को फायदा होगा, कंज्यूमर को नहीं होगा, कंज्यूमर के लिए चीजें महंगी होंगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए स्कीम जो है वो लाई गई है। देखो लिखा ना, अन्नदाता। अन्नदाता मतलब जो फार्मर है, जो हमें अन्न ग्रेन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके आय संरक्षण, उनकी इनकम को प्रोटेक्ट करने का अभियान है ये स्कीम जो है 2025-26 तक कंटिन्यू जो है वो की जाएगी, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इस स्कीम के अंदर प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इनको जो है वो इंटीग्रेट किया गया है, आपस में एक साथ मिलाया गया है। और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी हम जो है वो रिड्यूस करें, कम करें, और हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं जिसका प्रॉपर वैल्यू जो है वो किसानों को मिल सके। दाल, तिलहन और पेरिशेबल क्रॉप्स जल्दी खराब हो जाते हैं, राइट, जो सड़ जाते हैं, तो इन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म जो है वो तैयार किया गया, खरीदारी करने वाला, कि जल्दी से खरीदा जा सके और कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। अब ये प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है वो क्या थी? ये एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है, जैसे कि नैफिड, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली दाल, तिलहन, कोपरा, ये चीजें किसानों से खरीदते हैं। 25% नेशनल प्रोडक्शन जो है इन कमोडिटीज का जो है वो 2024-25 सीजन में जो है वो खरीदा गया। 2024-25 में 100% प्रोक्योरमेंट हुआ तुअर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल का, और गवर्नमेंट जो है वो पूरा खरीदारी का पैसा जो है वो प्रोवाइड कराती है।
खर्चा पूरा उठाती है, अगर किसान का लॉस हुआ तो वो भी वो उठाती है। और प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। अब स्टेट वहां पर मुआवजा देती है फार्मर्स को। अगर कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि मार्केट प्राइस और एमएसपी में डिफरेंस आ जाए, पर्टिकुलरली तिलहन के लिए, ऑयल सीड के लिए, तो सरकार जो है वो मुआवजा देती है किसान को कि आप टेंशन मत लो, आपको अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत कम पैसा मिला है और मार्केट में पैसा ज्यादा है तो हम आपको मुआवजा देंगे मार्केट प्राइस के हिसाब से, या उससे थोड़ा सा कम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अंदर फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं होता, यानी कि सरकार खुद जाकर जो है वहां से खरीदती नहीं है, राइट। इससे एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है और डिलेज जो है वो रिड्यूस होता है। तो होता क्या है इसके अंदर एग्जैक्टली, इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ। सरकार अलग अलग टेंडर जो है वो दे देती है अलग अलग लोगों को, राइट, परचेजिंग के लिए। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को तो परचेज करना ही करना है, तो सरकार एक प्रकार से सप्लाई चेन का काम करती है कि किसानों का प्रोडक्ट जो है वो खराब भी ना और जल्दी मार्केट तक पहुंच जाए, एक रेट में किसानों से जो है वो खरीद के। स्पेशली एमएसपी में ही खरीदा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ही खरीदा जाता है। बट प्राइस स्टेबलाइजेशन जो है वो ऐसे किया जाता है कि जिससे कि मार्केट प्राइस अगर ज्यादा है, एमएसपी अगर कम है, तो उनको मार्केट प्राइस के हिसाब से मुआवजा दे दिया जाता है। ये चीज है, बात समझ रहे हो। इसके अंदर 25% से लेकर 40% राज्य का ऑयल सीड तिलहन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया इस स्कीम के तहत। ठीक है, 4 महीने का इंप्लीमेंटेशन पीरियड जो है वो इसका बढ़ा दिया गया। ऐसे ही प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकलेस स्कीम एक हम लोग को देखने को मिलती है। ये बेसिकली कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी शुरू की गई है। प्राइवेट एजेंसी जो है वो कोऑर्डिनेट करती है सरकार के साथ खरीदारी करने के लिए, जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता ही रहा था कि सरकार अलग अलग एजेंट्स जो है वो रख लेती है, टेंडर जो है वो दे देती है, राइट, कि एमएसपी पे जो है ये एजेंट्स जो है वो खरीद लें। और जब मार्केट प्राइस जो है वो गिरता है इस लेवल से नीचे, तो उस समय किनको फायदा मिल जाए, सरकार मुआवजा जो है वो किनको दे, इन प्राइवेट प्लेयर्स को। मेन ऑब्जेक्टिव यही कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्टेबलाइज करने का काम करे एग्रीकल्चर के प्राइस को, और एक प्रॉपर सस्टेनेबल फ्रेमवर्क मार्केट तक पहुंचाने का जो है वो तैयार किया जाए। मेनली मार्केट तक पहुंचाना है, जिससे कि सामान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, एक हम लोग को जो महत्व देखने को मिलता है, जैसे प्राइस स्टेबिलिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का महत्व। तो प्राइस स्टेबिलिटी फंड जो है वो बेसिकली एक प्रकार का बफर स्टॉक है दालों का और ओनियंस का। कई बार ऐसा होता है ना कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्रोडक्शन कम हुआ, तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो सरकार क्या करती है, अपने इस बफर स्टॉक से रिलीज कर देती है प्रोडक्ट्स को। तो प्रोडक्ट रिलीज कर दिया तो सप्लाई आ गया, सप्लाई आ गया तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो ये प्राइस स्टेबल किया जाता है। ये स्कीम जो है होर्डिंग, स्पेक्यूलेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स को जो है वो रेगुलेट करती है कि ये देखती है कोई जमाखोरी ना करे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जानबूझकर जो है अपने पास वेयर हाउस में सामान रख लेते हैं और वेट करते हैं कि भाई इसका प्राइस बढ़ने दो, जैसे ही प्राइस बढ़ता है फिर उसको जो है वो रिलीज करते हैं और बेनिफिट उठाते हैं। तो ऐसा ना हो, इस पर भी ये सरकार जो है वो काम करती है। सब्सिडाइज रिटेल सेल्स, जैसे कि भारत दाल, भारत आटा, भारत राइस, तो इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है सरकार के द्वारा, कम प्राइस में लोगों को ये सामान मिल सके। ऐसे ही हम लोग को पेरिशेबल क्रॉप्स देखने को मिलते हैं। पेरिशेबल क्रॉप्स मतलब वो ऐसी फसलें जो खराब हो जाती हैं जल्दी, जैसे टमाटर है, आप टमाटर को घर में लेके आओगे, डाइनिंग टेबल में रख दोगे, कुछ दिनों बाद वो खराब हो जाएगा, यस। तो उसको जल्दी मार्केट तक पहुंचाना जरूरी है। तो ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एमआईएस जो है, इसको एक्सपेंड किया गया कि 25% जो प्रोडक्शन है पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, खराब होने वाली बागवानी जो फसल है उनका उत्पादन का 25% को ये स्कीम कवर करती है। एक पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जहां पर कंपनसेशन डायरेक्टली जो है वो किसान के अकाउंट में चला जाता है, मुआवजा। क्रॉप्स जैसे कि टमाटर, प्याज, आलू, टीओपी क्रॉप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो गवर्नमेंट पूरा इसका ट्रांसपोर्टेशन से लेकर स्टोरेज तक का पूरा खर्चा करती है, जिससे कि प्राइस जो है वो स्टेबल हो सके, प्रोड्यूसर्स को भी सही कीमत मिल सके और कंज्यूमर को भी। अब इसमें चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है कि नहीं। जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है कि आज की डेट में जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, राइट, उसमें गेहूं हुआ, चावल हुआ, उसको उसके लिए मेन व्यवस्था है, बट दूसरे क्रॉप्स जो है उनको खरीदा नहीं जाता। मात्र 6% ही किसान जो है वो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को एमएसपी में। मतलब कुल मिलाकर लोगों को एमएसपी के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादातर किसानों को अवेयरनेस की कमी है। एमएसपी
अवेयरनेस और डिससेटिस्फेक्शन 2017 की स्टडी ये रिवील कर रही है कि मात्र 24% ही किसान जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उनको एमएसपी के बारे में जानकारी है अपने क्रॉप्स की, बाकियों को नहीं है। सोचिए आप, नीति आयोग की रिपोर्ट 2016 की थी जिसने ये बताया कि 79% किसान जो है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है एमएसपी सिस्टम से, क्योंकि इसमें उनको पेमेंट जो है वो प्रॉपर टाइम पर नहीं मिल पाता और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। और एमएसपी की इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी पता है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो अब कि एमएसपी का फॉर्मूला क्या है, एमएसपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मैं पहले भी पूछ चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन आपसे, जिन्होंने पहले आंसर दे दिया आप मत देना, बाकी जिन्होंने नहीं दिया अभी तक आंसर एटलीस्ट अब दे दो आप, क्योंकि पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पीएम पोषण स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट, फेयर प्राइस शॉप जो होती है ना, वहां पर राशन जो आता है वो सरकार ये एमएसपी में जो सामान खरीदती है, प्रोक्योरमेंट करती है, उससे आता है। ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब हिजबुल्लाह डिवाइस का एक्सप्लोजन हम लोग को लेबनान में देखने को मिला। रिसेंटली काफी सारे विस्फोट हुए, काफी सारे एक्सप्लोजन हम लोग को देखने को मिले, जो कि अभी पेजर्स में हुए। आपने न्यूज भी सुनी होगी, काफी सारे लोग जो थे जिनके पास पेजर था, राइट, और हिजबुल्ला हिजबुल्ला कम्युनिटी जो यूज कर रही थी ये सब पेजर्स वगैरह को, तो उनके पास मेनली वो हुआ, अटैक हुआ या एक्सप्लोजन हुआ। सोचो, मोबाइल फोन जैसे समझो इस तरीके से कि मोबाइल किसी की जेब में है, पेजर मोबाइल एक ही जैसा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लोगों की जेब में रहता है। अब आप सोचो कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है कि टेक्नोलॉजी को पता है कि आपका धर्म कौन सा है, आपका रिलीजन कौन सा है। ऑब्वियसली हमारा काफी सारा डेटा जो होता है वो उसमें रिकॉर्डेड रहता है। तो पता है उनने हिजबुल्लाह कम्युनिटी को ही टारगेट किया, हैकर्स ने, और इन डिवाइस में एक्सप्लोजन कर दिया, विस्फोट कर दिया। सोचो, तो मतलब हर एक इंसान आज की डेट में अपनी जेब में एक छोटा स्मॉल मिनी बॉम्ब लेके घूम रहा है। एटलीस्ट उसकी थाइस तो फट ही जाएगी अगर मोबाइल की बैटरी फट जाएगी तो। कुछ लोग जेब, ऊपर वाली जेब में भी मोबाइल रखते हैं जो कि सही रहता नहीं। कुछ लोग क्या, मेरे फादर ही रखते हैं, मैं भी कई बार उनको मना करता हूँ, बट हड़बड़ी में आदत है ना ऊपर वाली जेब में रखना। तो डिवाइस जो है इसको मॉडिफाई किया गया एक्सप्लोसिव मटेरियल के तौर पर, टारगेट किया गया हिजबुल्लाह कम्युनिटी कम्युनिकेशन चैनल्स को, राइट। और ऑलरेडी टेंस सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही थी, यहाँ पर एक ऑलरेडी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और उस बीच ये हरकत हो गई। लेबनान की जो सरकार है और हिजबुल्लाह जो है वो ब्लेम कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को इन अटैक्स के लिए, कि बाहर के फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये अटैक्स हुआ है। अब वॉकी टॉकी और पेजर के बारे में बात करें तो डिवाइस, वॉकी टॉकी और पेजर डिवाइस का उपयोग किया गया अटैक करने के लिए। ये हैंड हेल्ड टू वे रेडियोस का उपयोग जो है वो किया जाता है। अब आपको बताया ना कि वॉकी टॉकी क्या होता है, हाथ में पकड़कर आप दूसरे से जो है वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मैं अब पेजर है, पेजर में मैसेज ले सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। इनिशियली ये डेवलप हुआ था 1930s में मिलिट्री यूज के लिए, और आज की डेट में काफी सारी इंडस्ट्रीज इमरजेंसी सर्विस और सिक्योरिटी के लिए इसका यूज करती हैं। वॉकी टॉकी आज की डेट में जो मॉडर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है उसमें एडवांस फीचर है, जैसे कि हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी, वेदर अलर्ट। ये डिवाइस जो है वो ऑपरेट करती है एक सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड पर, जो अलाउ करती है यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, यानी कि सिंगल डायरेक्शन पे कम्युनिकेशन। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स पे आजकल वो वेदर अलर्ट नहीं आता कि तेज बारिश होने वाली है, किस किस के पास है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। कोविड ऑपरेशन के लिए काफी बढ़िया रहता है। पेजर के बारे में बात करें तो पेजर जो है, इनको बीपर्स भी कहते हैं, वायरलेस डिवाइस हम लोग को देखने को मिलती है, मैसेजेस रिसीव करती है और डिस्प्ले करती है। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर इंडस्ट्री, आज भी इसका यूज जो है वो कर रही है। दो प्रकार के पेजर एग्जिट करते हैं, एक वन वे होते हैं और एक टू वे होता है। एक सिर्फ मैसेज रिसीव करेगा, एक सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। पेजर्स को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको इंटरसेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। तो ये कोविड ऑपरेशन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर पेजर का उपयोग जो अटैक के लिए किया गया उसको मॉडिफाई किया गया था पीईटीएन से, जो कि एक पावरफुल एक्सप्लोसिव है। ये डिवाइस जो है वो डिजाइन किए गए हैं जिससे कि जिसमें सर्विलांस नहीं होगा किसी प्रकार का, और रिमोट डेटोनेशन एक्सप्लोसिव का काम कर रहा है वीक रेडियो सिग्नल्स के थ्रू। एक टैक्टिक यूज की जा रही है, सिग्नल्स, अब देखो जिस पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी में वो एक्टिवेट होगा वो रेडियो फ्रीक्वेंसी लगाकर एक्टिवेट करके ब्लास्ट कर दिया। हिजबुल्ला के बारे में बात करें तो हिजबुल्ला मतलब पार्टी ऑफ गॉड। ये शिया मिलिशिया हम लोग को और पॉलिटिकल ग्रुप लेबनान के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, कि कम्युनिटी है, ग्रुप है। ये लेबनीज सिविल वॉर के समय पर ये उभर कर आए थे,
ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो पता है आपको, ये ईरान की आर्मी है, मिलिट्री का एक विंग है, मिलिट्री का विंग, IRGS। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो यूनाइटेड स्टेट्स और काफी सारी कंट्रीज इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलती है। सोचो, एक कंट्री की मिलिट्री विंग को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने स्पेशली। ये ग्रुप काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व था इसराइल के साथ, और मोस्ट हैविली आर्म्ड और नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पर काम करता था। हिजबुल्लाह का इन्फ्लुएंस लेबनान के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि एक की प्लेयर जो है बना हुआ है इस क्षेत्र की पॉलिटिकल और मिलिट्री लैंडस्केप के मामले में। ठीक है, अपनी कंट्री की बॉर्डर के बियॉन्ड भी जो है ये ऑपरेट करता है। अब यहां पर हम लोग को देखने को मिला कि वॉकी टॉकी के अंदर एक्सप्लोजन हुए, एटलीस्ट 20 लोग मारे गए, 450 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए एक ही टाइम पे। इससे पहले भी पेजर पर अटैक हुआ था जिसमें 32 लोगों की मौत हुई थी, 3000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। हिजबुल्लाह ने ये ब्लेम किया कि एक्सटर्नल फोर्सेज हैं इस अटैक के लिए, पर्टिकुलरली इसराइल ने साजिश करके अटैक करवाया। इससे और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। सोचो आप क्या क्या हो रहा है देश में। अब लेबनान की गवर्नमेंट और हिजबुल्ला जो है उन्होंने पॉइंट आउट यही किया कि एक्सटर्नल एजेंसी है जिन्होंने टेम्पर किया इनकी कम्युनिकेशन डिवाइस को, और उसमें एक्सप्लोजिव जो है वो लगाई, जिससे कि एक फ्रीक्वेंसी में आकर जो है वो फट गया। एक ताइवानी कंपनी है, ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो कंपनी, इनने सप्लाई किए थे पेजर्स जो अटैक में यूज किए गए। उन्होंने क्लेम किया ताइवान की कंपनी ने कि कोई भी इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं था इस चीज में, और ये कहा कि हंगेरियन फर्म है, यानी कि हंगरी की एक कंपनी BAC कंसल्टिंग KFT, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके प्रोडक्शन के लिए। तो ताइवानी गवर्नमेंट जो है या ताइवानी कंपनी जो है वो हंगरी की कंपनी के ऊपर जो है वो कर रही है, आरोप जो है वो लगा रही है। एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले नहीं रहा। फिर लेबनान गवर्नमेंट जो है, लेबनान की अथॉरिटी और साथ ही साथ हिजबुल्लाह ग्रुप या कम्युनिटी के लोग ये मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस इंसिडेंट के मामले में। हिजबुल्लाह जो है वो लगातार अटैक्स जो है वो फेस कर रही है, और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स अलग अलग कंट्रीज के हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें एक ईरानियन एनवॉय भी शामिल है, डिप्लोमेट शामिल है, वो भी इंजर्ड हो गए थे इस एक्सप्लोजन में। इसराइल का क्या स्टैंड है? इसराइल जो है उसने अभी तक ऑफिशियली कोई कमेंट नहीं किया इस अटैक को लेकर, बट इसने अपनी फोर्सेस को जो है वो नॉर्थ बॉर्डर के पास जो है वो तैनात कर दिया है, जो लेबनान के साथ जो है वो कनेक्टेड है। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि इसराइल की मिलिट्री रेडी है कि बेटा आप लड़ना चाहो तो आ जाओ। ठीक है, अब कुछ कह नहीं सकते हैं अटैक के पीछे जो है वो कौन था, बट इसराइल टेक्नोलॉजी के मामले में एक नंबर है। फिर इसके अलावा ये अटैक जो है उसका पोटेंशियल ये था कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ेंगे। हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटीज और उसकी जो फ्रेंड्स है, अलाइंस है, जैसे कि ईरान, तो वो उसको थोड़ा सा एक मजबूत बनाती है, और टेंशन जो है वो और क्रिएट करेगी। मतलब अभी ऑलरेडी हम लोग को गाजा स्ट्रिप पे जो है वो इश्यूज देखने को मिल ही रहे हैं, लगातार इसराइल के अंदर टेंशन ऑलरेडी हैं। उसी बीच में एक नई टेंशन देखने को मिल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो इसराइल को ये कहा कि भाई इस प्रकार से चीजों को बढ़ाओ मत, बढ़ाओगे तो बहुत स्थिति खराब हो सकती है, ये एक रीजन वाइड वॉर के तौर पर जो है वो उभर सकता है, यानी कि आपस में आप लड़ लोगे लेबनान और इसराइल। और लगातार डिप्लोमेटिक प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं स्थिति को जो है वो ठीक करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, आगे ही चर्चा करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बेसिकली एक ऐसी टास्क फोर्स है गाइस जिसमें हमें देखने को मिलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इसको बनाया गया। पता है आपको, टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इसको रोकने के लिए बनाया गया। ये चेक करती है कि कहीं ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट कहां पर है, कितना ज्यादा है, जो इंटरनेशनल लेवल पर अनअकाउंटेड मनी के फ्लो जो है उसको चेक करती है। फिर किसी कंट्री के अंदर अगर इस प्रकार से हवाला सिस्टम चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, तो उस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाती है। ये इसकी 3 लिस्ट होती है। एक होती है, जनरली लोगों को पता होता है इसकी 2 लिस्ट है, लोग बोलते हैं कि इसकी 2 लिस्ट है, एक हम लोग को ग्रे लिस्ट देखने को मिलती है, एक ब्लैक लिस्ट देखने को मिलती है, बट एक्चुअल में इसकी 3 लिस्ट होती है। एक डार्क ग्रे लिस्ट भी होती है, पता है आपको। तो FATF ने रिसेंटली अपनी एक रिपोर्ट जारी करी। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो FATF आपको ध्यान में रखना है। और इसमें यह बताया गया कि हाँ भाई, इंडिया के अंदर हम लोग को प्रोग्रेस देखने को मिल रही है
इलिसिट फाइनेंसिंग, जो हम लोग को ऐसा अवैध धन जो देखने को मिलता है ना, उसको रोकने के लिए इंडिया अच्छा काम कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम कर रही है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए काम कर रही है। इंडिया ने हाई लेवल टेक्निकल कंप्लायंस अचीव किया है एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स के साथ, और G20 कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज ही ऐसी है जिनमें से इंडिया, यूके, फ्रांस, इटली जो हाईएस्ट कैटेगरी में है रेगुलर फॉलोअप के मामले में। मतलब कि हम प्रॉपर तरीके से इन सब एरियाज पर अच्छा काम कर रहे हैं, ये तक एफएटीएफ ने कबूला है, जो कि बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। इंडिया की अचीवमेंट जो है, काफी सारे एरियाज के अंदर इंप्रूवमेंट इंडिया को देखने को मिले हैं। अब जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग कंप्लायंस की बात करें तो इंडिया ने एक हाईएस्ट लेवल टेक्निकल कंप्लायंस अचीव किया है इसमें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एफआई जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी और हमारे देसी लेवल पर भी, यानी कि डोमेस्टिक लेवल पर भी अच्छी तरीके से इसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है वित्तीय खुफिया जानकारी का। अथॉरिटीज जो है वो बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कौन से रिस्क है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की स्थिति देखने को मिल सकती है, उसको रोकने का पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सक्सेस अचीव हो रही है उनको। अच्छी खासी प्रोग्रेस हम लोग को फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखने को मिली, जैसे कि जनधन अकाउंट्स के थ्रू लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए गए, डिजिटल पेमेंट्स आज की डेट में हो रहे हैं। अब डिजिटल पेमेंट होंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड्स हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। जीएसटी आ गया है, तो ऐसी चीजें सरकार ने इंप्लीमेंट करी है जिससे कि कैश फ्लो कम हुआ है। और अब कैश फ्लो मतलब कैश का एक्चुअल कई कई केसेस में रिकॉर्ड नहीं रह पाता, बट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का तो रिकॉर्ड हमेशा रहेगा ही रहेगा, राइट। तो इस पर ज्यादा इसलिए फोकस किया जा रहा है कि क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला सिस्टम, ये सब चीजें जो होती है वो पूरी ब्लैक मनी हम लोग को देखने को मिलती है, उस पर होती है। एरियाज जिस पर हम लोग को आज की डेट में काम करने की आवश्यकता है, जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर बड़ा रिस्क होता है, राइट। एनजीओ का रिस्क हम लोग को बहुत बड़ा देखने को होता है। कई बार ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है एनजीओ की मदद से। कई बार हवाला सिस्टम के थ्रू होता है, हवाला सिस्टम के थ्रू पैसा दूसरे देश में भेजा जाता है। एक्चुअल में फिजिकल पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता यहाँ पर, एक्चुअल में कोई पैसा जाता नहीं है, वो पूरा फोन पे जो है वो काम चलता है। जैसे यहाँ से बोला कि 1 करोड़ रुपए जो है भिजवाने हैं, तो 1 करोड़ रुपए इनके मतलब ये मान के चलो इनकी खाते में से, खाते या फिर इनकी डायरी में से 1 करोड़ रुपए माइनस हो जाएंगे और वहां 1 करोड़ रुपए जो है प्लस हो जाएंगे। ऐसी चीजें चलती हैं, तो डायरी सिस्टम होता है। कभी मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक आएगा तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर काम करने की जरूरत है। एक सिस्टम होता है, कंपनीज होती है बेसिकली, इसको बोलते हैं शेल कंपनीज। शेल कंपनीज ऐसी कंपनी होती है, सिर्फ वो पेपर पर होती है, बट एक्चुअल में वहां पर कोई कंपनी नहीं होती। तो काले में पैसे को वहां पे भेजा जाता है, प्रॉफिट दिखवा के वापस वही पैसा जो है वो गोल घुमा के आप कह सकते हो कि व्हाइट मनी के तौर पर इंडिया के अंदर उतार दिया जा सकता है, कहीं पर भी जहां चाहे। तो शेल कंपनीज के थ्रू होता है। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं ब्लैक टू व्हाइट करने के, तो एनजीओ में सबसे ज्यादा होते हैं। फिर कई बार पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। होता है ना, अब भाई जो बंदा पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसके पास काफी सारी पावर्स होती हैं, तो उन पावर्स का कई बार मिसयूज भी किया जाता है। फिर नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस और प्रोफेशंस के अंदर हम लोग को गैप्स देखने को मिल रहा है, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर, प्रीशियस मेटल। अब इसकी तो कीमत क्या ही लगाओगे। रियल एस्टेट में फॉर एग्जांपल किसी ने कोई बिल्डिंग बनाई, अब उसने बोला कि नहीं भाई आर्किटेक्चर हमने ऐसा क्रिएट किया इसका, तो हमें तो पैसा चाहिए भाई। कुछ भी हो सकता है ना, जैसे एक झूमर लगा दिया, अब बोल रहे हैं भाई झूमर 1 करोड़ का है, क्या कर लोगे आप? कोई रिकॉर्ड्स नहीं, तो यहां पर दिक्कतें हैं। फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड थ्रेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। लगातार इंडिया के ऊपर खतरे हम लोग को नजर आ रहे हैं। आईएसआईएल की बात हो, अलकायदा की बात हो, जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंट ग्रुप्स हो, तो यहां पे खतरा लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है। कुछ चैलेंजेस भी हम लोग को देखने को मिलते हैं प्रीशियस मेटल और स्टोन सेक्टर के अंदर। इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट है, पता है ना आपको, ये ज्वेलरी वगैरह का मार्केट कितना बड़ा है इंडिया का। 1,75,000 डीलर्स हैं, बट मात्र 9,500 ही रजिस्टर्ड है, सोचो आप। और ये एक ऐसा एरिया है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग सबसे ज्यादा होती है। हीरे ही रख लो 1-1 करोड़ रुपए की जेब में, किसको पता लगना है? वही बात हो गई ना। गोल्ड डायमंड की स्मगलिंग का रिस्क बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कैश की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटा सा हीरे का टुकड़ा ही जो है वो उसकी करोड़ों की वैल्यू होती है, वही ट्रांसफर करके हो जाता है काम। इंडिया को सक्सेस भी मिली है, इंडिया ने इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ जो है वो कोलैबोरेट भी किया एसेट की रिकवरी के लिए। काफी सारे केसेस सामने आए, काफी सारे भगौड़े जो थे फाइनेंशियल क्राइम करके भागे तो उनको रोका गया। एफएटीएफ ने रिकमेंड भी किया कि इंडिया को जो है वो थोड़ी तेजी लाने की आवश्यकता है
जो पेंडिंग जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, उसको जल्दी रिजॉल्व करो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड, ऑफेंस से रिलेटेड केसेस जो है उसको जल्दी रिजॉल्व करो। ठीक है, लोगों के अकाउंट जिस पे शक हो रहा है उसको तुरंत फ्रीज करो। तो ऐसे रिकमेंडेशन जो है वो इनके द्वारा दिए गए। ग्रीन क्लाइमेट फंड नाम से जन्म आ रहा है, एक ऐसा फंड, एक ऐसा कोष है जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर करेगा, क्लाइमेट चेंज को क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को जो है बचाने के लिए, एनवायरमेंट को ग्रीन करने के लिए। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो स्टैब्लिश किया गया था यूएनएफसीसीसी के अंडर, और ये क्रिएट हुआ था 2010 में। और प्राइमरीली जो है वो पेरिस एग्रीमेंट 2015 का ये ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है जो अचीव करता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड है, उसके द्वारा गवर्न किया जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पे अकाउंटेबल रहता है ये डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो सपोर्ट करता है। एनडीसी का फुल फॉर्म पता है किसी को? वीडियो को पॉज करके बता सकते हो। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कि कौन सी कंट्री जो है वो, इसको वैसे आईएनडीसी कहा जाता था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका ये फुल फॉर्म है। इसमें कौन कंट्री जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है पेरिस क्लाइमेट के तहत, राइट। 2 डिग्री से कम टेम्परेचर, 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करना है टेम्परेचर। तो अपनी रिपोर्ट जो है वो हर एक कंट्री जो बनाती है उसको एनडीसी कहते हैं, जो पेरिस एग्रीमेंट से लिंक्ड है। बायोराइड इनिशिएटिव एक हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बायोटेक्नोलॉजी में इनोवेशंस को बढ़ाना और इंडिया को एक ग्लोबल लीडर जो है वो बनाना, 300 बिलियन यूएस डॉलर की बायो इकोनॉमी बनाना 2030 तक। ये इनिशिएटिव ना ही सिर्फ बायो फार्मास्यूटिकल्स पर फोकस करता है, बट और भी अलग अलग फील्ड्स हैं जैसे कि सिंथेटिक बायोलॉजी, बायो एनर्जी, सर्कुलर बायो इकोनॉमी, इन सब पर भी फोकस करता है। इसके लिए प्रपोजल रखा है बजट का 9,197 करोड़ 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के पीरियड के लिए। और ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिलेटेड आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की 120 वर्ड में। अब मिलूंगा मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।